आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का सेकंड टॉपिक, जो है हमारा शुद्ध आर्तव एवं शुद्ध शुक्र के लक्षण। ठीक है, तो आर्तव क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड हमारा आर्तव होता है। शुक्र सीमेन जो होता है वो हमारा शुक्र होता है। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण, तो शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है? स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी चा शुक्र इच्छन्ति केचितु तेल छोद्रिवम तथा। मतलब स्फटिक के समान श्वेत वर्ण, द्रव, स्निग्ध, मधुर रस वाला तथा मधु के समान गंध वाला होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा शुक्र शुद्ध है या नहीं? तो यदि हमारा शुक्र का वर्ण स्फटिक के समान श्वेत होगा, स्फटिक इज एलम, एलम इज फिटकरी, फिटकरी के जैसा वाइट कलर होगा हमारे शुद्ध शुक्र का। द्रव होगा, लिक्विडी होगा, स्नग्ध होगा मतलब स्टिकी होगा, मधुर रस वाला, स्वीट एंड टेस्ट, और मधु के समान गंध वाला। स्मेल में कैसा होगा? जैसे हनी में से स्मेल आती है ऐसे स्मेल वाला। कुछ आचार्य ने शुक्र को तिल तेल व मधु के समान दिखने वाला मानते हैं। किसके जैसा दिखने वाला मानते हैं? तिल तेल के और मधु यानी हनी के जैसे दिखने वाला मानते हैं शुक्र को। तो इसमें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। 4 पॉइंट हमारे क्या हैं कि हमारा शुद्ध शुक्र का वर्ण कैसा है? स्फटिक के समान श्वेत यानी कि एलम की तरह वाइट। ठीक है, स्पर्श में कैसा होता है शुक्र? द्रवित होता है, लिक्विडी होता है और स्टिकी होता है। रस कैसा होता है? मधुर रस होता है। और गंध स्मेल कैसी होती है? मधु के समान यानी कि हनी के जैसी होती है। आगे चलते हैं, शुक्र आर्तव के लक्षण। तो शुक्र आर्तव के लक्षण क्या हैं? शुद्ध शुक्र के समझ में हम पढ़ेंगे शुद्ध आर्तव। शशास्त्रक प्रतिमम यत्तु यदा लाक्षा रसोपमम तद आर्तव प्रशसंति यद्वासेना विरेंजयेत। मतलब शुद्ध आर्तव खरगोश के रक्त के समान वर्ण का होता है या लाक्षा रस के तुल्य होता है, जिसको धोने से कपड़े पर दाग ना रहे, ऐसा आर्तव प्रशंसनीय होता है। तो आर्तव का कैसे पता लगाएंगे शुद्ध है कि नहीं? तो आर्तव का जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? खरगोश के रक्त के समान। जैसे हमारे रैबिट के ब्लड का कलर होता है वैसे ही हमारे शुद्ध आर्तव का कलर होता है। और किससे कंपेयर करा है? लाक्षा रस से कंपेयर करा है। और यदि हमारा आर्तव किसी कपड़े पर लग जाए और अब हम उस कपड़े को वॉश कर दें, धो दें, तो हमारा कपड़ा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मतलब कोई भी दाग धब्बा हमारे कपड़े पर नहीं रहेगा। ये हमारे शुद्ध आर्तव का लक्षण है, जिसको धोने से कपड़े पर दाग ना रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में क्या कहा है? यदि आर्तव 1 मास के बाद हो, उसमें पिच्छलता, दाह व वेदना ना हो, लगातार 5 दिन तक रक्त गिरता रहता हो, रक्त ना अल्प हो और ना अधिक हो, ऐसे आर्तव को शुद्ध आर्तव माना जाता है। ये तो हमें पता ही है कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 to 32 डेज़ की होती है, राइट? तो जब हमारी एक साइकिल 1 मंथ के बाद रिपीट होती है तो हमारा ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो क्या होता है? वजाइना की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो शेड करके वजाइना से बाहर आती है। तो वो जो हमारा ब्लड बाहर आता है वजाइना से, उसको ही हम आर्तव कहते हैं। तो वो जो आर्तव 1 महीने के बाद बाहर आता है वो कैसा होना चाहिए? उसमें पिच्छलता होनी चाहिए, दाह और वेदना नहीं होना चाहिए, लगातार 5 दिन तक रक्त गिरता रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ऐसा आर्तव हमारा शुद्ध आर्तव माना जाता है। तो 1 मास के बाद हो, पिच्छल हो, दाह व वेदना ना हो, लगातार 5 दिन तक रक्त गिरता रहता हो, रक्त ना अल्प हो ना अधिक हो, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, ऐसा आर्तव हमारा शुद्ध आर्तव माना जाता है। ठीक है, जिस आर्तव का वर्ण गुंजा फल के समान लाल हो, लाल कमल के फूल या अलकतक महावर के समान हो या इंद्रगोप के समान लाल हो, तो वह शुद्ध आर्तव समझना चाहिए। गुंजा फल होता है हमारा, गुंजा फल रेड कलर का होता है। तो यदि हमारा आर्तव उसी वाले रेड कलर का होता है या कमल, लाल कमल के जैसा रेड होता है
या महावर के समान होता है या इंद्रगोप के समान लाल होता है, तो हमारा आर्तव समझना चाहिए कि हमारा आर्तव शुद्ध है। आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हमारा पॉइंट ए कंप्लीट हो गया। पॉइंट ए में हमने क्या पढ़ा? शुद्ध आर्तव और शुद्ध शुक्र के लक्षण। शुद्ध शुक्र में क्या पढ़ा कि हमारा जो शुद्ध शुक्र होता है वो स्फटिक समान श्वेत होता है, एलम की तरह वाइट होता है, लिक्विडी होता है, स्टिकी होता है, जो उसका स्वीट इन टेस्ट होता है और हनी के जैसे स्मेल करता है। शुद्ध आर्तव के लक्षण क्या होते हैं? शुद्ध आर्तव के लक्षण होते हैं कि उसका वर्ण खरगोश के रक्त के समान होता है, लाक्षारस से उसका कंपैरिजन करा है, और यदि वो कपड़े पे आके गिर जाए, हमारा कपड़े पे लग जाए हमारा आर्तव, तो वॉश करने पे वो कोई भी दाग धब्बा नहीं देता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, तो शुद्ध आर्तव 1 मास के बाद आता है, पिच्छिल होता है, दाह व वेदना रहित होता है, 5 दिन तक लगातार गिरता है, ना ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ज़्यादा पतला होता है। ऐसे आर्तव को हम शुद्ध आर्तव मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताइए कि गुंजा फल के समान लाल होता है, या लाल कमल के समान लाल होता है, या महावर के समान या इंद्रगोप के समान लाल होता है, तो उसको हमें शुद्ध आर्तव समझना चाहिए। अब आता है हमारा पॉइंट बी, त्रिदोषा एवं पंच महाभूत इन ऋतुचर्या। ठीक है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 1 मंथ की होती है। 1 मंथ में उसके डिफरेंट फेज आते हैं, जैसे हम मॉडर्न में पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। उसी तरीके से हम आयुर्वेदा में इसको बोलते हैं ऋतुचर्या, जिसके हमारे 3 फेज होते हैं, रजाकाल, ऋतुकाल, ऋतु व्यतीत काल। तो जो रजाकाल होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, यानी कि जिस टाइम पे मेंस्ट्रुअल ब्लड वजाइना से बाहर आ रहा है उस वाले टाइम पीरियड को हम रजाकाल कहते हैं, और उसमें हमारा वात दोष प्रधान होता है। सेकंड है हमारा ऋतुकाल। ऋतुकाल जिसको हम फॉलिकुलर फेज से कंपेयर करते हैं, जिसमें हमारा कफ दोष प्रधान होता है। तीसरा काल है हमारा ऋतु व्यतीत काल, जिसको हम मॉडर्न में ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, जिसमें हमारा पित्त दोष प्रधान होता है। तो हमारे ऋतुचर्या के कितने फेजेस होते हैं? 3 फेज होते हैं, रजाकाल, ऋतुकाल, ऋतु व्यतीत काल। रजाकाल को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ऋतुकाल को फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और ऋतु व्यतीत काल को ल्यूटियल फेज कहते हैं। रजाकाल में वात दोष प्रधान होता है, ऋतुकाल में कफ दोष प्रधान होता है, और ऋतु व्यतीत काल में पित्त दोष प्रधान होता है। आगे चलते हैं। अब यदि हमारा वात दोष, पहले तो वात दोष करता क्या है? आर्तव को योनि से गति को नियंत्रित करता है, यानी कि आर्तव को योनि से बाहर लाने की जो स्पीड होती है, जो कंसिस्टेंसी होती है, गति होती है, उसको हमारा कौन कंट्रोल करता है? वात दोष कंट्रोल करता है। ठीक है, सोचो कि वात दोष अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाए? इरेगुलर साइकिल्स होने लगेंगी, डिस्मेनोरिया होने लगेगा, ब्लोटिंग होने लगेगी। ठीक है, तो डिस्मेनोरिया क्या होता है? जो पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स होते हैं, पेन होते हैं, उसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो वात दोष अगर इम्बैलेंस होगा तो साइकिल हमारी इम्बैलेंस हो जाएगी, पेनफुल होगा और ब्लोटेड हमारा टमी हो जाएगा। अब आते हैं पित्त दोष। तो पित्त दोष क्या करता है? हमारे हार्मोनल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ओव्यूलेशन को गवर्न करता है। मतलब ओव्यूलेशन को गवर्न करता है मतलब ओव्यूलेशन किस टाइम पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये हमारा कंट्रोल करता है पित्त दोष। तो अगर हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारा पीरियड टाइम से पहले आने लगेगा, और पीरियड से पहले फेस पे एक्ने होने लगेंगे। अब बात करते हैं हम कफ दोष की। तो कफ दोष से क्या होती है? हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है। ये हमें पता ही है कि हमारे वजाइना की 3 लेयर्स होती हैं। तो जो इनर मोस्ट होती है वो एंडोमेट्रियल होती है, जो एक म्यूकस लेयर होती है। तो म्यूकस लेयर किसकी वजह से बनती है? कफ दोष की वजह से बनती है। अगर सोचो कि कफ दोष ही इम्बैलेंस होने लगे तो क्या होगा? पीरियड्स डिले होंगे। जब हमारी लाइनिंग इम्बैलेंस होगी तो पीरियड्स डिले होने लगेंगे, पीसीओडी होगा, पीसीओएस होगा, वेट गेन होने लगेगा, है ना। कफ दोष अगर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? वेट गेन होने लगेगा, पीरियड्स टाइम से नहीं आएंगे, चढ़ के आएंगे या बहुत जल्दी आएंगे। पीसीओएस पीसीओडी की समस्या होने लगेगी, और पीसीओएस पीसीओडी होता है तो स्किन और बाल दोनों ख़राब कर देता है, तो ये वाली समस्या होने लगेगी। आगे चलते हैं पंचमहाभूत। तो अलग अलग पंचमहाभूत की अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस है। पहले बात करते हैं हम पृथ्वी महाभूत की। तो पृथ्वी महाभूत में रस
पृथ्वी महाभूत की वजह से रस और रक्त धातु का निर्माण होता है, और रस और रक्त धातु हमारे क्या करते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को सपोर्ट करते हैं। तो पृथ्वी महाभूत ने क्या किया, रस और रक्त धातु का निर्माण किया और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को सपोर्ट किया। नेक्स्ट है हमारा जल। तो जल हमारा क्या करता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हार्मोनल सिक्रेशन में हेल्प करता है जल। तो वाइटल फॉर फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, हाइड्रेशन फॉर रिप्रोडक्टिव टिश्यू एंड हार्मोनल सिक्रेशंस में कौन सा महाभूत काम आता है, जल महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत रक्त और रस का निर्माण करते हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को सपोर्ट करते हैं। जो हमारा जल होता है वो वाइटल होता है किसके लिए, फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए, रिप्रोडक्टिव टिश्यू को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और हार्मोनल सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। आता है हमारा थर्ड अग्नि। अग्नि क्या करता है, हमारे ड्राइव्स ओव्यूलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली ओव्यूलेशन। हमारा टाइमली जो ओव्यूलेशन होता है, हर मंथ एक रिलीज होता है, और है ना, तो ये हमारे पूरे ओवेरियन साइकिल को टाइमली कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अग्नि की। हार्मोन को रेगुलेट करता है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इन यूट्रस, यूट्रस में टिश्यू को ट्रांसफॉर्म करता है कौन, अग्नि। अग्नि आगे चलते हैं। आगे है वायु। वायु आर्तव की गति का निरंतर, मतलब आर्तव कितनी स्पीड से जाना चाहिए ये हमारा कंट्रोल करता है वायु। इन्फ्लुएंस द रेगुलर फ्लो एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवम, रेगुलर फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है और ओवम के डिस्चार्ज में हेल्प करता है वायु। आगे आते हैं आकाश। आकाश जो है वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हमारा आर्तव की मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो आकाश हमारा क्या करता है, आकाश नाम से ही स्पेस का मीनिंग है। तो हमारे आर्तव फ्लो कहाँ से करता है, वेजाइना में जो ओपन स्पेस होती है, खाली स्पेस होती है, वो आकाश होती है, और फेलोपियन ट्यूब में, पूरी ट्यूब में जो स्पेस होती है वो हमारी आर्तव होती है। तो आकाश महाभूत हमें स्पेस प्रोवाइड करता है और हमारे आर्तव का पैसेज ईजी करता है। थैंक यू। दैट्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी।